ये करैक्टर तो आप सबने देखा ही होगा, कैप्टन हेक्टर बारबोसा। हॉलीवुड का एक मशहूर विलन, एक गंदा, लालची और जालिम बहरी कज़ाक जिसका काम था लूट मार करना, जहाज जलाना और मासूम लोगों को मारना। हॉलीवुड ने हमें ये बताया कि बारबोसा तो एक शैतान है, खून का प्यासा सफाक पायरेट। लेकिन हकीकत यह है कि हॉलीवुड ने हमारे साथ बहुत बड़ा गेम खेला। उसने बारबोसा का नाम लेकर एक बहुत अजीम शख्सियत की घटिया किरदार कुशी की, करैक्टर असैसिनेशन की, क्योंकि असल में ये नाम एक ऐसे बंदे का है जिसने बहरे रूम पर राज किया था, जिसके नाम से यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें कांपती थीं। वो कि जिसने यूरोप की सबसे बड़ी नेवी को ऐसी शिकस्त दी थी कि 30 साल तक किसी ने समंदर में उससे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं की। सल्तनत उस्मानिया का ग्रैंड एडमिरल अमीरुल बहर खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा। सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े हीरो को एक डाकू बनाकर क्यों पेश किया गया? उन्होंने उसका नाम चुराकर अपनी फिल्मों के विलन पर क्यों चिपकाया? ये नफरत क्यों? आखिर डर किस बात का है? आए आज इस खौफ के पीछे चलते हैं और जानते हैं बारबरोसा ब्रदर्स की कहानी, उरूज और खिज़र की कहानी, जो बताएगी कि असल बारबरोसा कौन है, एक पायरेट या समंदरों का बेताज बादशाह। बारबरोसा ब्रदर्स की कहानी शुरू होती है यूनान के एक छोटे से जजीरे मदिल्ली से, जिसे आजकल लेस्बोस कहा जाता है। यहाँ उस्मानी फौज का एक रिटायर्ड सिपाही याकूब आगा रहता था, जिसके 4 बेटे थे, उरूज, इलियास, इसहाक और खिज़र। यही खिज़र थे जिन्हें बाद में खैरुद्दीन का लक़ब दिया गया। तो सबसे बड़ा बेटा उरूज तिजारत करता था, इलियास इमाम बनने के लिए तालीम हासिल कर रहा था, इसहाक एक बढ़ई था, जबकि सबसे छोटा खिज़र मिट्टी के बर्तन बनाने में वालिद का हाथ बटाता था। लेकिन लेस्बोस एक जजीरा था, यहाँ रहने वाला कोई शख्स ऐसा नहीं था जिसका ताल्लुक समंदर से ना हो। तो समंदर तो भाई उन भाइयों के लिए खेल का मैदान था और कश्तियाँ और जहाज इनके खिलौने। शुरू में तो ये भाई सिर्फ तिजारत के लिए सफ़र करते थे, लेकिन फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने उन्हें ताजिर से जंगजू बना दिया। ये 16th सेंचुरी का आगाज था, वो जमाना जब बहरा रूम पर एक दहशतगर्द तंजीम का राज था, बिल्कुल आज के सोमालिया के कज़ाकों जैसे नाइट्स ऑफ सेंट जॉन। ये मसीही जंगजू समझे सलीबी जंगों की बाकियात थे। जब मुसलमानों ने उन्हें फ़लस्तीन और शाम से मार भगाया तो उन्होंने इस जजीरे पर आकर पनाह ले ली और यहीं से वो मुसलमानों के तिजारती जहाज़ों को लूटते थे और उन्हें पकड़कर गुलाम भी बना लेते थे। यही नाइट्स थे जिन्होंने एक बार उरूज रईस के जहाज पर भी हमला किया। इस हमले में छोटा भाई इलियास शहीद हो गया, जबकि उरूज को कैदी बना लिया गया। उरूज कितने साल कैद में रहे, न्यूट्रल सोर्सेज तो कुछ नहीं बताते, लेकिन तुर्क तारीख बताती है कि उन्होंने 3 साल कैद में गुजारे और फिर उन्हें तावान देकर छुड़वाया गया। इस कैद ने कोई और काम किया हो या ना किया हो, लेकिन ये जरूर किया कि उरूज को ताजिर नहीं छोड़ा। अब उनके दिल में इंतकाम की आग थी और निशाना थे बहिरा रूम के सलीबी। उरूज और सबसे छोटे भाई खिज़र ने फैसला कर लिया था कि अब वो समंदर में सलीबी राज नहीं चलने देंगे। उन्होंने अपना जहाज तैयार किया और फिर शिकार का आगाज कर दिया। वैसे बड़े भाई उरूज रईस की शख्सियत थी बड़ी रौबदार। वो अपनी दाढ़ी को मेहंदी से रंगते थे, जिसकी वजह से वो लाल नजर आती थी। तभी उन्हें यूरोप वालों ने बारबरोसा का नाम दिया। इटालियन जबान में इसका मतलब है रेड बियर्ड, यानी लाल दाढ़ी वाला। वैसे कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि लोग उन्हें प्यार से बाबा उरूज कहते थे और यही बाबा उरूज यूरोप में बिगड़कर बारबरोसा बन गया। जो भी हो, ये नाम यूरोप के लिए खौफ की अलामत बन गया। लेकिन क्यों? ये भाई ऐसा क्या करते थे कि यूरोपी उनसे डरते थे? क्या वो कज़ाक थे? क्या वो लूटमार करते थे? जी नहीं। असल में ये वो जमाना था जब अंदलुस यानी स्पेन में मुसलमानों का इक़्तिदार खत्म हो रहा था। सुकूत गरनाता के बाद वहाँ की मसीही हुकूमत ने मुसलमान आबादी को 2 ऑप्शंस दिए, या तो क्रिश्चियन बन जाओ या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, यानी या तो ईमान की कुर्बानी दे दो या जान की। तब मुस्लिम दुनिया टूट फूट का शिकार थी। इत्तेहाद नाम की कोई चीज नहीं थी। स्पेन के मुसलमानों की आवाज कौन सुनता? उनकी चीखें सुनने वाला पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में कोई नहीं था सिवाय बारबरोसा ब्रदर्स के। ये उरूज और खिज़र थे जिन्होंने सबसे पहले उन मुसलमानों के लिए काम शुरू किया। अपने जहाज स्पेन के साहिलों पर ले जाते, वहां फंसे हजारों मुसलमानों को निकालते
और उन्हें बहिफाजत अफ्रीका के साहिलों तक पहुंचाते। हजारों बल्कि एक अंदाजे के मुताबिक 70,000 मुसलमानों को उन्होंने स्पेन के जुल्म से बचाया। तो यूरोप उन भाइयों को शैतान समझता है तो समझता रहे, लेकिन हकीकत यह है कि मजलूम मुसलमानों के लिए बाबा उरूज और खिज़र फरिश्ते थे। और सबसे अहम बात, क्या कोई डाकू, कोई कज़ाक अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की जानें बचाता है? ये काम तो हीरो करते हैं, सुपर हीरोज करते हैं। और यही वजह है कि शुमाली अफ्रीका में दोनों भाई बहुत पॉपुलर हो गए और अब वक्त आ चुका था कि वो सिर्फ जहाजों के कप्तान न रहें, बल्कि एक सल्तनत बनाने वाले बन जाएं। ये वो ज़माना था जब शुमाली अफ्रीका के साहिल पर, ख़ासतौर पर तूनिस और अलजायर के इलाकों में मुसलमानों की हुकूमतें बड़ी कमज़ोर थीं। सुकूत गरनाता के बाद तो स्पेन के मसीही इतने पावरफुल हो चुके थे, उनके कदम आगे बढ़ते बढ़ते अब अफ्रीका के साहिल तक आ चुके थे और मुसलमान उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तब सन 1516 में बारबरोसा ब्रदर्स ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अलजायर को स्पेन के कब्जे से आज़ाद करवाया और वहाँ अपनी हुकूमत भी कायम कर ली। जी हाँ, अब वो अलजायर के हुक्मरान थे। ये यूरोप के लिए एक डरावना ख्वाब था। बहरा रूम के साहिल पर यूरोप के मजबूत गढ़ के बिल्कुल करीब एक इस्लामी रियासत का क़याम वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। स्पेन का बादशाह चार्ल्स पंजुम तो समझे गुस्से से पागल हो गया। उसने कसम खाई कि वो उन भाइयों को खत्म करके ही दम लेगा। तभी एक बहुत बड़ी फौज भेजी गई ताकि अलजायर को दोबारा फतह करके बारबरोसा का खात्मा किया जाए। और सन 1518 में वो लम्हा आ गया जिसने इन भाइयों की कहानी को एक मर्तबा फिर खून में नहला दिया। बड़े भाई उरूज रईस अलजायर के शहर तिलिमसान का दिफा करने के लिए गए हुए थे जब स्पेनिश फौज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वो हजारों थे और उरूज के पास सिर्फ कुछ 100 सिपाही। दोनों फौजों में कोई मुकाबला नहीं था। उरूज के पास रास्ता था, चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने साथियों को छोड़ने से इनकार कर दिया। वो आखिरी सांस तक लड़े, यहाँ तक कि शहीद हो गए। हिस्पानी उनका सर काटकर अपने साथ ले गए, बल्कि उसे नेज़े पर सजाकर यूरोप भर में घुमाया गया। वहां जश्न मनाया गया कि बारबरोसा मर गया, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि मरा सिर्फ उरूज था। बारबरोसा तो उसके बाद जिंदा हो गया। छोटे भाई खिज़र ने अपने भाई की खून आलूद पगड़ी उठाई, उनका नाम बारबरोसा अपनाया और कसम खाई कि ये जंग जारी रहेगी। उरूज के मुकाबले में खिज़र बहुत ज्यादा ज़हीन और दूर अंदेश था। वो जानता था कि वो अकेला पूरे यूरोप की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। उसे एक बड़ी पावर के साथ की जरूरत है, कोई ऐसी ताकत जो स्पेन की आंखों में आंखें डाल सके और वक्त पड़े तो आंखें निकाल भी सके। और उस वक्त दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर थी, सल्तनत उस्मानिया। मगरबी यूरोप में मुसलमानों का सूरज गुरूब हो रहा था। स्पेन का आखिरी इलाका गरनाता उनके हाथों से निकल चुका था, लेकिन मशरकी यूरोप में उस्मानियों का सूरज आसमान पर पहुंचने वाला था। कुस्तुनतनिया फतह करने के बाद यूरोप का एक के बाद दूसरा इलाका उस्मानियों को मिल रहा था। इसीलिए खिज़र ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, एक ऐसा फैसला किया जो गेम चेंजर साबित हुआ। उसने अपनी आज़ाद रियासत, अपनी बादशाह प्लेट में रखकर उस्मानी सुल्तान के सामने पेश कर दी। कहा कि अलजायर मेरा नहीं, खिलाफत उस्मानिया का है। मैं आपका गवर्नर बन के रहूंगा, बस मुझे आपकी बहरी मदद चाहिए। इस फैसले ने समझे तारीख का रुख ही मोड़ दिया। ये वो जमाना था जब उस्मानी तख्त पर सलीम अव्वल बैठे हुए थे। उन्होंने उरूज को अलजायर का हुक्मरान तस्लीम किया, अपने फौजियों और तोप खाने से उन्हें मजबूत किया। लेकिन खिज़र को असल उरूज मिला सुल्तान सुलेमान आलीशान के दौर में। उन्होंने खिज़र को कप्तान दरिया यानी उस्मानियों की नेवी का ग्रैंड एडमिरल बना दिया और साथ ही शुमाली अफ्रीका का चीफ गवर्नर बनाकर रोड समेत कई जजीरों की हुकूमत भी उनके हवाले कर दी। और फिर उन्हें खिताब दिया खैरुद्दीन, यानी दीन की भलाई करने वाला। सुल्तान सुलेमान इतने बड़े सुल्तान थे कि यूरोप के हिस्टोरियंस भी उन्हें मैग्निफिसेंट यानी आलीशान कहते हैं। वो सुल्तान जिन्होंने 1533 में यूरोपियन पावर्स के साथ एक मुआहिदा किया था, जिसमें एक शर्त ये थी कि यूरोप का कोई बादशाह खुद को शहंशाह नहीं कहलवाएगा, क्योंकि यूरोप में एम्परर यानी शहंशाह सिर्फ एक है, सुल्तान सुलेमान आलीशान। जरा सोचें, कोई बादशाह, वो भी सुलेमान जैसा बादशाह, किसी डाकू या कज़ाक को खैरुद्दीन कहेगा? बिल्कुल नहीं। तो खैरुद्दीन अब सिर्फ चंद जहाज़ों के मालिक नहीं थे, अब दुनिया की ताकतवर तरीन नेवी उनके हाथों में थी। शेर अब शिकार के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था।
यूरोप को सबक सिखाने का वक्त आ चुका था। एक ऐसी जंग का वक्त आ चुका था जो फैसला करने वाली थी कि समंदरों में किसका राज होगा। खैरुद्दीन बारबरोसा अब सिर्फ एक कमांडर नहीं थे, एक अलामत, एक सिंबल बन चुके थे। उस्मानी बहरिया के एडमिरल के तौर पर उन्होंने बहिरा रूम में यूरोपियों का जीना हराम कर दिया था। स्पेन, इटली, वेनिस, कोई भी साहिल उनसे महफूज नहीं था। यूरोप के बादशाहों को जल्दी समझ आ गई कि अगर बारबरोसा को रोका नहीं गया तो वो पूरे बहिरा रूम में आग लगा देंगे। इस खौफ ने पूरे यूरोप को मुत्तहिद कर दिया। पोप ने एक मुकद्दस जंग का ऐलान कर दिया, होली लीग बना डाली। स्पेन, वेनिस, जेनेवा, माल्टा और पोप की अपनी रियासत, सब ने अपनी नेवल पावर्स इकट्ठी की और एक ऐसी बहरिया तैयार की जो उस वक्त दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी बहरी फौज थी। और उसका कमांडर कौन था? उस दौर का सबसे मशहूर, सबसे तजुर्बेकार यूरोपियन एडमिरल एंड्रिया डोरिया। जंग का ऐलान हो चुका था। तारीख 28 सितंबर 1538, मकाम प्रेवेजा, मौजूदा यूनान का साहिल। मुकाबला तो कोई था ही नहीं। एक तरफ बारबरोसा के सिर्फ 122 जहाज और दूसरी तरफ होली लीग के 300 से ज्यादा जहाज। दुश्मन के पास 3 गुना ज्यादा ताकत थी। उनके पास बड़ी बड़ी गैलियंस थीं, ऐसे जहाज जिन पर तोपें लगी हुई थीं। एंड्रिया डोरिया को यकीन था कि वो बारबरोसा को कुचल कर रख देगा और साफ नजर आ रहा था कि ये बारबरोसा की मौत का दिन है। लेकिन डोरिया एक चीज भूल गया, समंदरों में जहाजों की गिनती नहीं, फौजियों की तादाद नहीं, बल्कि हवाओं का रुख और कप्तान का दिमाग जीतता है। और बारबरोसा तो था ही समंदरों का बेटा, वो लहरों की जबान समझता था। तो जब जंग शुरू हुई तो डोरिया के बड़े जहाज हवा कम होने की वजह से एक जगह फंस गए, समझे, पोरस के हाथी बन गए। और यही वो मूवमेंट था जिसका बारबरोसा को इंतजार था। उन्होंने अपनी गैलीज यानी छोटे, तेज रफ्तार और हल्के जहाजों के साथ हमला कर दिया। ये कोई अंधाधुंध हमला नहीं था, एक सोची समझी और कैलकुलेटेड मूव थी। बारबरोसा के जहाजों ने डोरिया के बहरी बेड़े के गिर्द चक्कर काटना शुरू कर दिए। वो तेजी से आते, तोपों से गोले फायर करते और फिर गायब हो जाते। डोरिया की बड़ी तोपें उनको निशाना नहीं बना पा रही थीं। सिर्फ कुछ ही घंटे लगे और यूरोप का गुरूर खाक में मिल गया। बल्कि ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि समंदर में डूब गया। एंड्रिया डोरिया, यूरोप का सबसे बड़ा एडमिरल, अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर हो गया। उसने अपने जहाजों की बत्तियां बुझाई ताकि अंधेरे में भाग सके। ये एक इबरतनाक शिकस्त थी। इस जंग में होली लीग के दर्जनों जहाज या तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए या उस्मानियों के हाथ लग गए। और खैरुद्दीन की नेवी का नुकसान कितना हुआ? तारीखदान बताते हैं कि बारबरोसा का एक जहाज भी नहीं डूबा। जी हाँ, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक मौजज़ा था। प्रिवेजा की कामयाबी ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। उस जंग के बाद बहिरा रूम, समझे, उस्मानियों के लिए एक झील बन गया जिस पर सिर्फ उनका राज था। बस अगले 30 साल तक किसी यूरोपियन पावर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो समंदर में उस्मानियों की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। और यही कामयाबी थी जिसने सुलेमान आलीशान को जमीन पर भी अपनी सल्तनत फैलाने का मौका दिया। उन्हें अब समंदर की तरफ से कोई टेंशन नहीं थी, इसीलिए उन्होंने जमीन पर कदम आगे बढ़ाने शुरू किए और कुछ ही अरसे में उस्मानी सल्तनत डेन्यूब से दजला तक और अलजायर से फारिस तक फैल चुकी थी। यहाँ तक कि उस्मानी फौज के कदम यूरोप के सेंटर में वियना के दरवाजों तक जा पहुंचे। और ये मुमकिन हुआ खैरुद्दीन बारबरोसा की वजह से। वो सिर्फ अमीरुल बहर नहीं, समंदरों का बेताज बादशाह था। बात यहाँ तक बढ़ गई कि 1540 में होली रोमन एम्पायर के चार्ल्स पंजुम ने बारबरोसा को एडमिरल इन चीफ का ओहदा ऑफर किया और साथ ही कहा कि वो शुमाली अफ्रीका में स्पेन के तमाम इलाकों के हाकिम बनाए जाएंगे। लेकिन खैरुद्दीन ने ऑफर रिजेक्ट कर दी। और यकीन करें, कोई बहरी कज़ाक या डाकू होता तो ये ऑफर जरूर कबूल कर लेता। इस पर चार्ल्स पंजुम को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने खुद एक नेवी को लीड करते हुए अलजायर पर हमला कर दिया और कहीं बड़ी नेवी, कहीं बड़ी फौज होने के बावजूद बुरी तरह शिकस्त खाई। और ऐसी कामयाबियों के साथ नाकाबिले शिकस्त रहते हुए 67 साल की उम्र में बारबरोसा ने रिटायरमेंट ले ली और अपनी कहानी ग़ज़वात खैरुद्दीन पाशा के नाम से लिखवाई। अगले ही साल उनका इंतकाल हो गया, पूरी इज्जत व अजमत, शान और शौकत और रुतबे के साथ। और शायद यही मकाम था, यही इज्जत थी जिसने मगरिब के दिल में खैरुद्दीन बारबरोसा के लिए शदीद नफरत को जन्म दिया। वो मैदान में तो उन्हें कभी नहीं हरा सके, इसलिए फैसला किया कि वो उन्हें तारीख की किताबों में हराएंगे।
जैसे हॉलीवुड और बॉलीवुड में हारी हुई जंगें जीती जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही मगरिब ने तलवार से नहीं, कलम और प्रोपेगेंडे से बारबरोसा पर हमला किया। और यहीं से शुरू होती है तारीख की सबसे बड़ी कैरेक्टर असैसिनेशन। यूरोप की फौज ने हर महाज पर शिकस्त खाई, लेकिन उनकी अना कभी नहीं हारी। वो जानते थे कि वो बारबरोसा को समंदर में नहीं हरा सकते, इसलिए उन्होंने एक नया महाज खोल दिया, प्रोपेगेंडे का महाज। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो इस अजीम एडमिरल की तारीख को बिगाड़ देंगे। सबसे पहला वार उन्होंने अल्फाज से किया। बारबरोसा को अमीरुल बहर नहीं, बल्कि पायरेट यानी बहरी कज़ाक कहना शुरू कर दिया। इस लफ्ज के पीछे जो मुनाफिकत छुपी है वो अभी आपके सामने लेकर आता हूँ। मगरिब ने अपनी तारीख का एक कानून बना दिया, अगर कोई जहाज लूटने वाला मुसलमान हो तो वो पायरेट है, लेकिन अगर वही काम कोई अंग्रेज करे तो वो प्राइवेटियर है। बरतानिया के कौमी हीरो फ्रांसिस ड्रेक को ही देख लें। उन्होंने स्पेन के जहाज लूटे, समंदरों में हमले किए, लेकिन बरतानिया उन्हें सर का खिताब देता है, हीरो मानता है। क्यों? क्योंकि उनके पास मलिका एलिजाबेथ का लाइसेंस था। तो खैरुद्दीन बारबरोसा, जिनके पास दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत उस्मानिया का लाइसेंस था, जो बाकायदा गवर्नर और ग्रैंड एडमिरल थे, वो कज़ाक कैसे हो गए? ये सिर्फ अल्फाज का हेर फेर नहीं, ये मगरिब का डबल स्टैंडर्ड है, जो आपको तारीख में हर जगह नजर आएगा। और वक्त के साथ साथ प्रोपेगेंडा इतना बड़ा कि आज अपने उरूज पर है। जैसा कि हॉलीवुड की फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखें, उसमें विलन का नाम क्या है? कैप्टन हेक्टर बारबोसा। क्या ये एक कोइंसिडेंस है, महज एक इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं, ये जानबूझकर की गई हरकत है। जब करोड़ों लोग, खुसूसन बच्चे, बार बार देखेंगे कि बारबरोसा नाम का आदमी कितना गंदा और लालची है, तो उनके जहन में असली बारबरोसा की तस्वीर भी वैसी ही बनेगी। उन्होंने हमारे हीरो का नाम चुराया और एक शैतान का नाम उस पर रख दिया, समझे? तारीख पर डाका मारा। लेकिन इस प्रोपेगेंडे के पीछे एक और वजह भी हो सकती है, खौफ। 16वीं सदी में बारबरोसा का खौफ यूरोप के दिलो दिमाग पर इस बुरी तरह सवार हो गया था कि इटली और स्पेन में कहा जाता था कि सो जाओ वरना बारबरोसा आ जाएगा। समझे? बारबरोसा उनके लिए एक बूगी मैन था, अपने जमाने का गब्बर सिंह था। तो यूरोप जिससे डरता था, उसके खौफ से बचने के लिए उससे नफरत करने लग गया। जिसे वो हरा नहीं पाया, उसे बदनाम करना शुरू कर दिया। मगरिब ने 500 साल तक यही किया, अपनी किताबों, पेंटिंग्स और अब फिल्मों के जरिए इस अजीम सिपाही को एक लुटेरे के रूप में पेश किया। वो हमसे भी यही चाहते थे कि हम भी अपने हीरो को भूल जाएं। लेकिन सच्चाई कहाँ छुप सकती है? उसे कब मिटाया जा सकता है? आज टेक्नोलॉजी और मीडिया के इस दौर में तुर्की ने, समझे, असल बारबरोसा को दोबारा से सामने लाकर खड़ा कर दिया है, अपनी असल शान शौकत के साथ। 500 साल तक यूरोप ने अपनी किताबों और फिल्मों में बारबरोसा को एक विलन बनाकर पेश किया, लेकिन 21वीं सदी में एक तब्दीली आई। जिस मीडिया को मगरिब ने झूठ फैलाने के लिए इस्तेमाल किया, उसी मीडिया को तुर्की ने सच दिखाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तुर्की ने एक टीवी सीरीज बारबरोसलर बनाई, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, काउंटर अटैक के लिए। इस सीरीज ने दुनिया को बताया कि ये भाई लुटेरे नहीं थे, समंदरों के मुहाफिज थे। इस सीरीज ने दिखाया कि किस तरह उरूज और खिजर ने अपने छोटे से जजीरे से उठकर बहिरा रूम पर हुक्मरानी की। इस ड्रामे ने हमारी नई नस्ल को उनके असल हीरो से मुतारिफ करवाया, बताया कि बारबरोसा की असल ताकत सिर्फ उनकी तलवार या जोशो जज्बा नहीं था, उनकी असल ताकत उनका दिमाग और इंजीनियरिंग थी। खैरुद्दीन बारबरोसा सिर्फ एक जंगजू नहीं थे, वो एक विजनरी बंदे थे। जब वो सल्तनत उस्मानिया के ग्रैंड एडमिरल बने तो इस्तांबुल के शिपयार्ड्स को मुकम्मल तौर पर रीडिजाइन किया। ऐसे जहाज बनवाए ये यूरोपीय जहाजों से छोटे लेकिन ज्यादा तेज और खतरनाक थे। उन्होंने समंदर में जंग के रूल्स ही बदल दिए, क्योंकि वो समंदर की लहरों को पढ़ना जानते थे। वो हवाओं को अपना गुलाम बनाना जानते थे। और प्रिवेजा की जंग भी उन्होंने अपनी ताकत से नहीं, स्ट्रैटेजी से जीती थी। उनके हाथ में तलवार तो थी, लेकिन सर में दिमाग एक इंजीनियर का था, एक माहिर स्ट्रैटेजिस्ट का था। वैसे इस ड्रामे के साथ एक बहुत बड़ा काम भी हो गया। आज जब कोई गूगल पर बारबरोसा लिखता है तो सिर्फ हॉलीवुड का विलन नहीं मिलता, बल्कि लाल दाढ़ी वाला वो शेर भी नजर आता है जिसने तारीख का धारा मोड़ दिया था। तो वक्त चाहे कितना ही लगे, सच्चाई बिलाखिर अपना रास्ता बना लेती है। ये कि खैरुद्दीन बारबरोसा कोई कज़ाक नहीं था जो सोना लूटकर छुपाता फिरे। वो एक मुहाफिज था जिसने लाखों मजलूमों को एक नई जिंदगी दी। वो एक सिपह सलार था जिसने अपनी जिंदगी एक बड़े मकसद के लिए वक्फ की। वो एक इंजीनियर था जिसने समंदरी जंग का
नक्शा बदल दिया। चाहे जितनी फिल्में बन जाएं, चाहे जितना प्रोपेगेंडा किया जाए, हमारे हीरोज के नाम चुराए तो जा सकते हैं, लेकिन उनका किरदार नहीं छीना जा सकता, उनकी अजमत नहीं चुराई जा सकती। और तारीफ हॉलीवुड की फिल्मों से बनती भी नहीं है। तारीख का फैसला देखना है तो आज भी इस्तांबुल में समंदर के किनारे पर देखें। आज भी, सदियों बाद भी, जब तुर्किया की बहरिया का कोई जंगी जहाज गुजरता है तो वो अपनी रफ्तार धीमी कर लेता है और अपनी तोपों से सलामी देता है। किसे? इस्तांबुल के साहिल पर मौजूद खैरुद्दीन बारबरोसा के मकबरे को। इसे कहते हैं बारबरोसा का सलाम, जो कल भी समंदरों का बादशाह था और आज भी है और हमेशा रहेगा।